हैं, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ता है, या अगर आप बीपी की दवाई ले रहे हैं तो नमकीन चाय एक आधा बार दिन में या 2 बार पीने से कोई दिक्कत नहीं होगी? देखिए, अगर आप रिकमेंडेशन देखें, इंडिया में साल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। आप उनमें साल्ट का मिनिमल जो है 6 ग्राम साल्ट, रफली उसमें 2 ग्राम सोडियम होता है। ठीक। इतना ही रिकमेंडेड डोज है एज पर द आरडीए। ठीक। इससे ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा टेस्ट के नमक की जो आपको खाने में फीका लगे। ठीक। और कोई भी एडिड साल्ट ऊपर से आप स्प्रिंकल नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सैलेड है या चिप्स आजकल आते हैं, पोटैटो चिप्स वगैरह, दे हैव प्लेंटी ऑफ साल्ट। आपको साल्ट का सबसे मेजर रीजन जो बीपी का है अभी भी वर्ल्ड वाइड, दैट इज हाई साल्ट इंटेक। हाई साल्ट इंटेक। डेफिनेटली आपको इसको जितना मिनिमाइज कर सको इतना बेटर है। हाइपरटेंशन, यानी आम लफ्जों में कहा जाए तो बीपी, कभी अप हो रहा है तो कभी डाउन हो रहा है। हाइपरटेंशन की वजूहात क्या हैं, और हाइपरटेंशन अगर आपको है तो कैसे डिटेक्ट होगी, किस उम्र में पता चलेगा कि आपको हाइपरटेंशन है, और आज के इस दौर में डॉक्टर्स क्या देख रहे हैं? क्या नौजवान हाइपरटेंशन के ज्यादा मरीज आ रहे हैं, या ये बीमारी 45 साल के ऊपर या 40 साल के ऊपर वाले बुजुर्गों में ही पाई जाती है? मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर नासिर अली चौधरी हैं। ये बेसिकली कंसल्टेंट हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, लेकिन असल तारुफ इनका ये है कि ये एक बेहतरीन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो हाइपरटेंशन है क्या बेसिकली? हाइपरटेंशन बेसिकली आपका हाई ब्लड प्रेशर जो आपका हार्ट जनरेट करता है, जो पुश करने के लिए टुवर्ड्स ऑल द वाइटल ऑर्गन्स, वही हाइपरटेंशन के नाम से हम जानते हैं उसको, कि बीपी जो जनरेट हो रहा है। उसमें 3-4 कंपोनेंट है। आपका हार्ट के फंक्शन कैसे हैं, आपकी ब्लड वेसल कैसी हैं जो कैरी कर रही हैं ब्लड टू द टारगेट ऑर्गन्स, प्लस आपका हार्ट रेट कैसा है। ये सब चीज़ें मिलके एक प्रेशर जनरेट किया जाता है, जिस प्रेशर के कारण वो हर ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई जो है पहुँचती है फॉर सस्टेनेंस, ताकि हर ऑर्गन को ऑक्सीजन कैरी कर सके ब्लड, और हर ऑर्गन की वाइटलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप किडनीज के लिए एक मीन ब्लड प्रेशर चाहिए ताकि किडनी प्रॉपर फिल्टर कर सके, वैसे आपके ब्रेन को चाहिए, वैसे आपके हार्ट को खुद को चाहिए, आपके पेरिफेरल ऑर्गन्स को चाहिए। तो वो एक प्रेशर बॉडी में एक नेचुरली जनरेट किया जाता है बिकॉज ऑफ द हार्ट। तो इसका एक लिमिट तक रहना इज ओके, बट एक लिमिट के बियॉन्ड जाना कैन बी प्रॉब्लमेटिक फॉर द टारगेट ऑर्गन्स। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि इसमें अलग अलग तरह की गाइडलाइंस है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर को लेकर आप नॉर्मल किसे कहते हैं, और कौन सा ब्लड प्रेशर वो है जहां पर आप कहते हैं थोड़ा फिक्रमंद होने की जरूरत है और दवाइयां शुरू करने की जरूरत है? देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर देखें तो और एज ग्रुप के हिसाब से 120/80 का ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होता है सभी के लिए? सभी के लिए नहीं, इट वेरीज। जैसे बच्चा अगर छोटा है, 10 साल की एज की कम है, तो उनके लिए 90 to 100 का प्रेशर इज ओके। जैसे जैसे एज आपकी इंक्रीज होती जाती है तो आपका क्राइटेरिया जो प्रेशर के हैं थोड़े लेस स्ट्रिंजेंट होते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 40 की एज में आप हैं, आपके लिए बीपी 120/80 इज नॉर्मल। अगर 120 to 130 के बीच में आपका बीपी है, जिसको हम हाई नॉर्मल कहते हैं। अर्लियर जो गाइडलाइंस थी उनमें थोड़ा स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया थे, उनमें 130/80 के ऊपर अगर है तो वो हैव टू ट्रीट इट। बट अगर एज ग्रुप आपका 65 के ऊपर है किसी का, या 70 के अराउंड है, तो आप 140/90 को भी नॉर्मल तक ले सकते हैं। क्योंकि उनमें दिस इज अ फॉल्स बीपी रादर, क्योंकि आपकी जो वेसल की इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है विद एज। तो थोड़ा का 10 से 15 का वेरिएशन जो है वो चांस रहता है, क्योंकि एल्डरली पेशेंट को ओवर ट्रीट करने के टाइम की बार हाइपोटेंशन का रिस्क रहता है। तो दैट्स वाई उनमें हम 140/90 लेके चलते हैं। यंग एज ग्रुप में आप 130/80 और 85 का जो है टारगेट यूजली रहता है। बट अगर 120 या उसके नीचे रहे, दैट इज द बेस्ट फॉर द बॉडी। लेकिन जैसे आपने कहा 120/80 अगर रहता तो दिस इज बेस्ट फॉर द बॉडी, लेकिन आप किस ग्रुप में किस किस ब्लड प्रेशर पे आप ये तय करते हैं कि हमें अब हाइपरटेंशन के लिए दवाई देना जरूरी है, और किस किस एज ग्रुप में कहां कहां पर आप दवाई देते हैं? दूसरा ये 120/80 है, मैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करता हूं, मेरा 120/80 आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं मेडिसिन भी ले रहा हूं, क्या इसका मतलब यह है कि मैं मेडिसिन छोड़ सकता हूं और तब भी 120/80 रहेगा, या वंस यू स्टार्ट ऑन मेडिसिन उसके बाद मेडिसिन आप स्टॉप नहीं कर सकते? देखिए, मेडिसिन का अगर आप ओवरऑल देखेंगे बीपी का जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे आप अपना खान पान इंप्रूव करते हो, एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करते हो, उसमें 20% लोग ही ऐसे हैं जिनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। 80% लोग ऐसे हैं जिनको बीपी की दवाई जो है लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। 80% केसेज में। 20% केसेज में जो है इंप्रूवमेंट होती है। दैट वेरीज। आप कहीं पेशेंट क्लिनिक में आ रहे हैं, उनका बीपी आप चेक कर रहे हो 140/90 आ रहे हैं, स्टिल आपके अंदर एक इनर्शिया है कि नॉट टू ट्रीट दैट, क्योंकि पेशेंट किस माहौल से आ रहा है, चल के आ रहा है, आप उसको 10 मिनट की रेस्ट नहीं दे रहे हो, हौच पौच में बीपी चेक हो रहा है और आप सिंगल रीडिंग ले रहे हो, वेरिएशन कैन बी देयर। तो आपको एटलीस्ट 2 और 3 ओकेजन्स में हर बार 2 या 3 रीडिंग्स लेनी है, उनका एवरेज निकाल के तब वो डायग्नोज करना है, और कम से कम 3 to 6 मंथ पेशेंट को दे दीजिए ताकि वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे, और फिर देखें कि उसका क्या रह रहा है। और जब भी आप बीपी चेक करें, प्रॉपर एक कूल काम एनवायरनमेंट में चेक कीजिए भी। ठीक।
स्टिल अगर ऐसा है 3-4 ओकेजन्स पे डिफरेंट लेवल पे हर 2-3 रीडिंग्स उनकी परसिस्टेंटली ऑन हायर साइड आ रही है, 130/80 के बियॉन्ड है, तो यू शुड ट्रीट इट। अच्छा, यानी आपके तो 130 से बियॉन्ड है तो तभी जाके ट्रीट करना चाहिए। जी। अदरवाइज और भी कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में आप बीपी की दवाई मैंडेटरी समझते हैं। आप कई पेशेंट, जैसे मिसाल के तौर पे एक पेशेंट आपके पास आया, बीपी की कोई शिकायत है नहीं, लेकिन आपने चेक किया वो हाइपरटेंसिव माहौल में आया है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो आपने 140 देख दिया, आपने दवाई दे दी कि चलो भाई दवाई खाना शुरू कर दो। या कुछ और वजूहात हैं जिन बिना पर आप बीपी की दवाई जरूर पेशेंट को देते हैं? देखिए, अगर अंडरलाइंग कोई सेकेंडरी कंडीशन है, किसी को कोई सीकेडी पेशेंट है, उनके लिए क्राइटेरिया थोड़े स्ट्रिंजेंट है। सीकेडी का मतलब हो गया क्रोनिक किडनी की अगर कोई तकलीफ है, किडनी की तकलीफ है, किसी को एसिडिटी डायबिटीज है, साथ में फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है, या किसी को कोरोनरी आर्टरी हार्ट की प्रॉब्लम पहले से अंडरलाइंग है, या कई लोगों के केस में सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन सेंस की, जैसे किसी को किडनी की जो रग है, जो रीनल आर्टरी हम जिसको बोलते हैं, उनमें स्टेनोसिस है, ब्लॉकेज है, या कोई फियोक्रोमोसाइटोमा टाइप है, किसी को ट्यूमर टाइप है जो जनरेट करता है आपका हाई बीपी होता है इससे, या पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है। इस केस में हम पेशेंट्स को प्रेफर करते हैं टू पुट ऑन द मेडिकेशंस, क्योंकि इसमें आप खाली बीपी कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म मोर्टेलिटी बेनिफिट दे रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द एज बाय 6 to 8 years, और आप प्रॉपर्ली इसको मैनेज करते हो। ठीक, आपने जैसे कहा 6 to 8 ईयर आप एज जो है इंक्रीज कर रहे हैं, बट लोगों के बीच में एक ये परसेप्शन भी है कि जनाब दवाई नहीं खानी मैंने, बीपी के लिए आप मुझे कोई देसी इलाज बता दें मैं वो करूंगा, लेकिन मैं दवाई नहीं खाऊंगा, दवाई से परहेज करना है क्योंकि दवाई किडनी खराब करती है, दवाई लिवर खराब करती है, दवाई जिस्म को कमजोर करती है। ये सारे परसेप्शंस भी हैं। तो क्या इन परसेप्शंस को ध्यान में रखते हुए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके ही आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, या देसी दवाइयां खा खा के कंट्रोल हो सकता है? देखिए, इसमें एक मेन चीज़ है कि डिनाइल, लोग में डिनाइल मोड बहुत ज़्यादा रहता है। वो बीपी चेक नहीं करवाते इस फिर से कि मेरा बीपी हाई आएगा तो मुझे दवाई खानी पड़ेगी। मेडिसिन जो स्पेशली जो हाइपरटेंशन की दवाइयाँ आजकल जो आई हैं बहुत सारी, अर्लियर वी यूज्ड टू गिव ओनली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एम्लोडिपिन वगैरह दवाइयाँ होती थी, एमटास 80 वगैरह। आजकल तो बड़े सारे क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, और जितने ड्रग्स हैं, और आप इनका रिस्क बेनिफिट रेशो देखो, इट इज़ टू हाई। मतलब आपका अगर इनका 1% कॉम्प्लिकेशन है, दे आर गिविंग 99% ऑफ द बेनिफिट्स, नॉट जस्ट इन बीपी। आपके हार्ट के मसल की हाइपरट्रॉफी नहीं हो रही है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो रही है, आपके हार्ट टैकीकार्डिया जो हार्ट के ऊपर लोड है वो कम कर रहे हैं, आपके हार्ट रेट को मिनिमाइज कर रहे हैं, और उसी हार्ट रेट की वजह से आपकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो रही है। आपकी बॉडी में कोरोनरी आर्टरी डिजीज के एविडेंस को 1 साल डिले कर रही है उसको, आपके किडनीज को बचा रही हैं, प्रोटीन यूरिया वगैरह नहीं हो रहा है किडनीज को। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। मैं तो कहूँगा कि आप कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लें, क्योंकि इसमें बड़ी सारी क्लासेस आ गई हैं। अब यंग पेशेंट जैसे रिलेटेड भी मैं हैं या आपकी एज ग्रुप के लोग हैं, उनमें अगर हार्ट रेट हाई साइड है तो वी प्रेफर बीटा ब्लॉकर्स इन दैट केस। बट वही अगर एल्डरली पेशेंट में चले जाएं आप, तो वी प्रेफर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो मिडिल एज में हम ARBs या एस जो अच्छे ड्रग्स हैं, जिनके एस इनहिबिटर्स वंडरफुल ड्रग्स, ARBs, बहुत सारी क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा स्टडीड है, और पीपल आर यूजिंग लाइक एनीथिंग, वो जिनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्लियर कट रिस्क बेनिफिट रेशियो, देयर इज नो डाउट इन दैट। और देसी मेडिकेशंस या ओवर द काउंटर ड्रग्स या स्टीरॉइड्स या पेन किलर्स, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज दीज आर द कॉज फॉर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। अच्छा, मेडिसिन जिसमें असर नहीं कर पाती। तो मुझे ये बताइए, कुछ और धारणाएं हैं लोगों के बीच में, आप कड़ा लगा लीजिए उससे आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा, आप फलानी चीज लगा लीजिए उससे आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा, आप गले में कोई वो एक माला डाल लीजिए उससे आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। वाकई होता है इससे? दिस आर बेसिकली मिथ, इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इसके पीछे ना कहीं। लेकिन आपने भी अपने बुजुर्गों के सब करते हुए देखा है। नानी यूज्ड टू डू दिस, बट ये ओनली मिथ, आई डोंट थिंक इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेस है। लेकिन कभी आपने कुछ इसका कोई कुछ एविडेंस कहीं पर, साइंटिफिक एविडेंस की? अच्छा, तो जैसे अच्छा, एक और चीज मैं आप समझना चाहूंगा कि क्या आजकल एज अ डॉक्टर आप हाइपरटेंशन किस एज ग्रुप के लोगों में देख रहे हैं, और किस एज ग्रुप से अब हाइपरटेंशन की दवाई देना आपने शुरू किया, किस एज ग्रुप से? देखिए, अगर आप बीपी यूजुअली अभी भी 40 की एज के बाद ही ज़्यादा फोकस रहता है हमारा, क्योंकि अगर 40 की एज के ऊपर आप हैं तो आपको वंस इन ए मंथ अपना बीपी जरूर चेक करना चाहिए। उससे पहले अगर किसी को सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जैसे मैंने बताया रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, किसी को फियोक्रोमोसाइटोमा है, या किसी का बीपी इंसिडेंटली 180 190 जा रहा है, तो यू हैव टू लोड कॉकटेशन ऑफ एओर्टा, कहीं नीचे की वेसल्स में ब्लॉकेज तो नहीं है। या जो यंग एज के जो हाइपरटेंशन है वो हमेशा सेकेंडरी चीज़ों के साथ लिंक्ड होते हैं, या एंग्जाइटी के साथ लिंक्ड होते हैं। ठीक, बट प्रेफरेबली आफ्टर द 3rd डिकेड आप इस पे, अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, यू शुड ट्राई टू कंसल्ट ए डॉक्टर। आप साल में 1-2 बार जरूर मिल लीजिए, या घर पे ही होम मेजरमेंट्स बीपी की वंस इन ए मंथ जरूर कीजिए। अच्छा, तो लेडीज के केस में, मैं आप औरतों के केस में जानना चाहूंगा कि जिस समय वो हामला होती हैं, जिस समय वो प्रेग्नेंट होती हैं, क्या उस समय बीपी की फ्लक्चुएशन आती है, उनको बीपी की दिक्कत होती है? और दूसरा मुझे बताइए कि फीमेल्स के केस में ये भी होता है कि सिजेरियन ऑपरेशंस बहुत हो रहे हैं, या कुछ फीमेल्स वो हैं जो
अलग अलग मेथड्स को इस्तेमाल कर रही हैं बच्चा पैदा करने के लिए, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि क्या वो जो स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं या बाकी चीज़ें दी जाती हैं, क्या उससे बीपी बीपी की बीमारी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? एक तो प्रेगनेंसी के दौरान बीपी हो गया, इसको हम एक्लैम्पशिया शॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। ठीक। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, आल्दो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन किसी को है, वो हार्मोन सर्ज के कारण होता है। ठीक। वो हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के बाद भी कई बार 25% केसेस में रह सकता है, या उन लोगों में फैमिली की हिस्ट्री रहती है। बीपी प्रेगनेंसी में कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियली अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी में बीपी आपका लोअर साइड पर रहता है, स्पेशली जो आईवीएफ को अडॉप्ट कर रही हैं महिलाएं, आईवीएफ के अलावा जो बाकी मेथड्स हैं आ गए हैं आजकल, क्या कहते हैं, तो प्रेगनेंसी के जो बाकी मेथड्स आए हैं, तो मुझे बताएं कि उसमें चूंकि वो बहुत सारे ड्रग्स देते हैं महिलाओं को कि ये ड्रग का इस्तेमाल कीजिए, ये करिए, ये स्टीरॉइड्स मोस्टली होते हैं वो, तो मुझे ये बताइए कि वो सारे जो ड्रग्स का वो इस्तेमाल कर रही हैं, क्या उससे क्या क्या दिक्कत होने की पॉसिबिलिटी है, हार्ट पे उसका क्या असर पड़ता है, और साथ में पड़ता भी है कोई कि नहीं पड़ता है, और क्या उसमें भी बीपी की शिकायत हो सकती है बाद में और आफ्टर दी प्रेगनेंसी? देखिए, इसमें अगर आप स्टीरॉयड की बात करें, स्टीरॉयड्स का तो क्लियर कट नोन साइड इफेक्ट है कि दे आर टेंड टू गेन वेट, आपका हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ते हैं, आपकी स्किन थिनिंग होती है, आपकी कुशिंग वाइट फेशिस वगैरह होती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं बॉडी में, दिस इज पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसमें इंक्रीज होता है। वेट गेन तो आपका डेफिनेटली स्टीरॉयड से होता ही होता है। फिर कुछ ड्रग्स है लाइक टोकोलिटिक्स या हम सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स बोलते हैं, आप प्रोजेस्टेरॉन्स वगैरह लेते हैं हार्मोन्स, उनके साथ भी आपका बीपी ऑन हाई साइड रहता है। ऑल दिस ड्रग्स जो सिंपैथोमिमेटिक्स है, जो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, या स्टीरॉइड्स हैं, इन ड्रग्स का मिनिमाइज करना चाहिए यूज, क्योंकि दे टेंड टू इंक्रीज वेट गेन एंड टेंड टू इंक्रीज द हार्ट रेट एंड एज वेल एज बीपी। इनका नॉन साइड इफेक्ट है, तो इनको जितना मिनिमाइज या लो डोज पे आप दे सकें अगर देना चाहें, या इनको ट्राई टू टाइट्रेट ऑफ इट जितनी जल्दी आप इनको कर पाएं। एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दीजिए, फिर कम कम मिनिमाइज करके ट्राई टू विन इट ऑफ। अच्छा, लॉन्ग टर्म लेने कैन बी प्रॉब्लमेटिक। नमकीन चाय लोग बहुत पीते हैं, कश्मीर में बड़ा ट्रेंड है नमकीन चाय का, जम्मू में भी लोगों ने नमकीन चाय शुरू की है। एक पेशेंट ऑलरेडी आपको बीपी की दिक्कत है, आप बीपी की दवाई खा रहे हैं, उसके साथ में आप नमकीन चाय भी पी रहे हैं, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ता है, या अगर आप बीपी की दवाई ले रहे हैं तो नमकीन चाय एक आधा बार दिन में या 2 बार पीने से कोई दिक्कत नहीं होगी? देखिए, अगर आप रिकमेंडेशन देखें, इंडिया में साल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। आप उनमें साल्ट का मिनिमल जो है 6 ग्राम साल्ट, रफली उसमें 2 ग्राम सोडियम होता है, ठीक, इतना ही रिकमेंडेड डोज है एज पर द आरडीए, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब ऐसा टेस्ट के नमक की जो आपको खाने में फीका लगे, ठीक, और कोई भी एडिड साल्ट ऊपर से आप स्प्रिंकल नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सैलेड है या चिप्स आजकल आते हैं, पोटैटो चिप्स वगैरह, दे हैव प्लेंटी ऑफ साल्ट। आपको साल्ट का सबसे मेजर रीजन जो बीपी का है अभी भी वर्ल्ड वाइड, दैट इज हाई साल्ट इंटेक। हाई साल्ट इंटेक, डेफिनेटली आपको इसको जितना मिनिमाइज कर सको इतना बेटर है। तो नमकीन चाय वन ऑफ द रीजंस बीपी का है। अगर आप 6 ग्राम साल्ट पर डे से ज़्यादा ले लो तो दिस इज रीजन पुटिंग मोर प्रेशर ऑन योर किडनीज, आपका रनिंग एंजियोटेंशन सिस्टम जो है वो ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो आपका डेफिनेटली बीपी के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि एक लोगों के बीच में परसेप्शन ये है डॉक्टर साहब कि आप बीपी हाई होने से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, बस यही एक परसेप्शन है लोगों में, किडनी को कुछ नहीं होगा, बाकी बॉडी के किसी आर्गन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि अगर आप कॉन्टिन्यूसली आपका बीपी हाई रहता है, अपार्ट फ्रॉम सफरिंग अ कार्डियक अरेस्ट, व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स दैट यू विल हैव टू फेस? देखिए, जो हाइपरटेंशन दैट इज कॉल्ड एज ए स्लो किलर। स्लो किलर का मीनिंग ये है, देयर आर 2 टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, या तो आपका बीपी लगातार परसिस्टेंटली 140 150 के रेंज में रह रहा है, आपको कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं 4 5 6 या 10 ईयर्स 1 डिकेड तक आपको कोई फील नहीं हो रहा है, मे बी सम टाइम आपको लाइट हेडेडनेस फील हो, डिजीनेस फील हो, या कभी नौशिया या वोमिटिंग वगैरह हो, बट स्लो किलर इसीलिए कि स्लो आहिस्ता आहिस्ता इट काजेज वेस्कुलोपैथी, आपको हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं, आपको स्ट्रोक के रिस्क बढ़ते हैं, आपका किडनी फेलियर, सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज का आज भी हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर। आपकी विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, रेटिनल हेमरेजेस हो सकती हैं, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज हो सकती है आपको, और आपकी जो वेसल्स के अंदर जो हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, या कैल्शियम की डिपोजिशन, वो आपकी बीपी के कारण ज़्यादा होती है। तो इट हैज़ मैनी एस्पेक्ट्स, आपका आप फ्रॉम हेड टू टो हर ऑर्गन को इफेक्ट करेगा ओवर ए लॉन्ग टर्म, बट स्लोली नहीं, मे बी एक दिन में आपको फील ना हो, एक दिन आपको एक ही दम से हो सकता है, अगर इमीडिएटली आपको हाइपरटेंशन इमरजेंसीज या अर्जेंसीज एकदम से बीपी 200 शूट कर गया, और वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा। शॉर्ट ऑफ दैट, अगर आपका मॉडरेट बीपी चले जा रहा है तो इट विल लीड टू स्लो डैमेज ओवर द टाइम, डेफिनेटली इट कोuld cause renal failure, heart attacks and strokes and all these things। डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे और बताइए, कई लोगों की आंखें जो है ये लाल हो जाती हैं बहुत ज्यादा, मतलब आपको बिल्कुल लगता है यहाँ पर से खून पूरा जम गया हुआ आंख के इस साइड में, तो अमूमन तो बोल देते हैं आप कि भाई क्या हुआ, तो वो कहते हैं जनाब आंख में कोई कीड़ा चला गया या कुछ हो गया, लेकिन देन व्हेन यू ट्राई टू कन्विंस द अदर पर्सन कि ये इसकी वजह से नहीं है, इसका कॉज कोई और भी हो सकता है,
तो मुझे ये बताइए, आप डॉक्टर लोग भी जब कोई पेशेंट आपके पास आता है, पहले उसकी ऐसे ऐसे जो नीचे कर करके आप आंखें देख रहे होते हैं कि भाई ये क्या है, व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉर इन दी आईज, आंखों में आप क्या ढूंढ रहे होते हैं, और ये ब्लड रेड बिल्कुल हो जाता है, ये किस कारण की वजह से होता है, इसका क्या? देखिए, अगर आप नीचे ब्लिंक कर देख रहे हैं, दिस इज पैलर, हम आपका पेशेंट का रफली एक एस्टिमेट लगाते हैं कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन कैसा है। बट अगर किसी को ब्लीड हुआ, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज सब कंजक्टाइवल हेमरेज, रेडनेस है, पूरा ब्लड स्पॉटिंग साइड पे है, वो बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है, ब्लड थिनर्स के कारण हो सकता है, या ट्रॉमा किसी की आंख में हो उसके कारण भी हो सकता है। अब जो ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि आपकी कैपिलरीज जो होती हैं दे कांट बियर सच हाई प्रेशर, तो वो कहीं रप्चर कर सकती है। ये वेसल्स आपकी कहीं भी रप्चर कर सकती हैं, ब्रेन के अंदर या कहीं पे भी। लेकिन कई लोगों की जब आप आंखों में देखते हैं तो आंखें काफी लाल आपको नजर आती हैं, मतलब आप मिलते हैं किसी वक्त तो आपको आंखों में नजर आता है कि भाई काफी आंखें लाल हैं। तो लाल आंख होने का जब आप कारण पूछने को कहते हैं जी तो सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है, सो डू यू थिंक दैट देयर इज अ नीड टू अलार्म हिम एंड टेल हिम कि यार जस्ट गो एंड डॉक्टर को एक बार दिखा दो? हाई जो रेडनेस है आंखों, दो टाइप चीजें, एक तो हेमरेज हो गया, अनदर जो रेडनेस है आईज है, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ इरिटेशन के कारण भी हो सकता है, कई लोगों में एलर्जी कंपोनेंट होता है, कई लोगों में फेमिलियल भी हो सकता है, इट कुड बी ऑफ मल्टीपल रीजन, बट 100% कोरिलेट करना इसको बीपी के साथ इज नॉट वेज। कई लोगों में हेडेक, जिसको हम क्लस्टर हेडेक्स बोलते हैं, उसके कारण भी आईज की रेडनेस होती है, तो इट कुड बी मल्टीफैक्टोरियल भी हो सकता है। अच्छा, आखिर में डॉक्टर साहब, वो सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए कि आपको दवाई ना खानी पड़े, दवाई से आपको बचना पड़े, आपको बचपन से ही पहले तो माँ बाप को बच्चों के साथ किस तरीके से बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, और फिर जब आप 15-16 साल की उम्र में आते हैं तो उसके बाद आपको लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए कि आपको दवाई ना खानी पड़े बीपी की? मैं हमेशा कहूंगा कि लाइफस्टाइल एक्टिव, जैसे बच्चे का लाइफस्टाइल होता है ना, जो था पहले, आजकल तो वो भी चेंज हो गया, वैसा होना चाहिए। हमेशा एक्टिव रहो आप, जंक फूड्स से नो टू जंक फूड्स, आप फ्रूट्स को इंक्रीज कीजिए अपनी डाइट में, वेजिटेबल्स को इंक्रीज कीजिए, फाइबर को इंक्रीज कीजिए, और साल्ट हो ना शुरू में ही फ्रॉम द वेरी हाउस, किचन में ही अपने घर में इंप्लीमेंट करो कि साल्ट का इंटेक मिनिमल, फीका फीका खाने की आदत डालो जितना हो सकता है। दूसरा, एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी आपकी 40 मिनट्स एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 days a week इज वेरी मैंडेटरी, बिकॉज हार्ट इज ए मसल, इट रिक्वायर्स एक्सरसाइज। और उसको एक्सरसाइज जो है दैट इज एंडोरेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, जिसको हम एरोबिक एक्सरसाइजेज बोलते हैं, साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, ये सब चीज़ें, या वॉक जो करते हैं आप, ये जरूर कीजिए। स्ट्रेस लेवल आजकल एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, रीजन बीइंग प्रोफेशनल स्ट्रेस, कॉम्पिटिटिवनेस एंड ऑल दीज थिंग्स, इसको मिनिमाइज करो, चाहे आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, वॉक करते हैं, जिम करते हैं, इन सब चीज़ों में उसमें भी फायदा रहता है। स्लीप पैटर्न को प्लान करें, एटलीस्ट 6 to 8 आवर की स्लीप इज वेरी मैंडेटरी, और अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ट्राई टू फोकस ऑन दैट थिंग्स ओनली। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर नासिर चौधरी। आपने डॉक्टर नासिर चौधरी से हाइपरटेंशन को लेकर वो तमाम मालूमाती बातें आप तक पहुंच गई हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। सबसे खास बात ये कि अगर आप हाइपरटेंशन से बचना चाहते हैं, दवाई नहीं खाना चाहते हैं, तो जरूरत यह है कि आप अपने लाइफस्टाइल को काफी एक्टिव रखें। एक्टिव उसी तरीके से जैसे बच्चा एक्टिव रहता है, पूरा दिन घूमता नाचता फिरता रहता है, यही आपको अपने लाइफस्टाइल को करना होगा अपने। और दूसरा ये करिए कि फाइबर रिच डाइट जो है उसको खाएं, और तीसरा ये इंश्योर करें कि जंक फूड जितना कम खा सकते हैं उतना कम खाएं। और सबसे और एक और इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये भी कही कि अपने खाने में नमक की मात्रा थोड़ी कम करें। वो बहुत सारे लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको इसी तरीके से आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें तो बहुत ज्यादा जरूरी है आप नमक का इंटेक कम करें। एक सवाल मेरे जहन में है, डॉक्टर साहब मुझे भी बताएं, बहुत सारे नमक आजकल आ रहा है, नमक में भी बहुत सारी किस्में आ गई हैं, लो सोडियम साल्ट, ये वो, तो क्या वाकई उसमें वो कोई लो सोडियम साल्ट होता है? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि शुगर फ्री केक, तो बड़ी बार मैंने पूछा, मैंने कहा जी शुगर फ्री केक कैसे बनता है? जी शुगर फ्री डाल के बनता है। तो समझ में आ गया कि नहीं, शुगर फ्री नाम की कोई चीज होती नहीं, बिकॉज सीरियसली आई डोंट बिलीव देयर इज एनीथिंग व्हिच कैन बी कॉल्ड शुगर फ्री। सो व्हाट इज योर टेक एज अ डॉक्टर? सर, लो सोडियम साल्ट का जैसे आपने पूछा, उसमें डेफिनेटली मैंने कहा कि 6 ग्राम ऑफ साल्ट, जिसमें रफली 2 ग्राम ऑफ सोडियम रहता है। तो लो सोडियम साल्ट, जिसको रॉक साल्ट वगैरह भी फॉर्म में भी आता है, उसमें डेफिनेटली सोडियम का कंपोजिशन थोड़ा कम है वो, लेकिन आपको वी हैव टू गो थ्रू दीज थिंग्स कि आपका कितने परसेंट उसमें सोडियम है। अगर सोडियम के परसेंटेज कम है तो हल्का सा टेस्ट के लिए उसको इंक्रीज कर सकते हो, वो बुक्स में रिकमेंडेड है। बट जो शुगर फ्री चीजें हैं उसमें तो अब मल्टीपल थिंग्स अब आ गई कि नहीं, दे आर प्री कैंसरस थिंग्स आल्सो, लोग अब इसका यूज थोड़ा कम कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा जितनी भी चीजों में टेस्ट है या शुगरी आइटम्स है इनको अवॉइड करने की कोशिश करिए, दैट इज बेटर थिंग। बाकी लो सोडियम साल्ट कैन बी यूज्ड। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है, जिनमें किसान का लाइफस्टाइल, अगर आपके किसान का टाइप का लाइफस्टाइल है कि आप पूरा दिन बहुत मेहनत करते हैं, तो मुझे लगता है देन यू कैन हैव व्हाटएवर यू वांट टू हैव।
बट आपका जैसा मेरा और आपका लाइफस्टाइल है, सीडेंटरी बहुत ज्यादा है और मूवमेंट बहुत कम है, तो मुझे नहीं लगता इसमें इतना ज्यादा खाने की या इतना, क्योंकि पचेगा ही नहीं तो खाना कितना है। डेफिनेटली सर, आपको बैलेंस करना है इनपुट और आउटपुट में, कितने कैलोरीज आप ले रहे हो, कितनी आप यूटिलाइज कर रहे हो। आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, सारा कुछ स्टोर हो रहा है, दैट विल लीड टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फैटी लिवर उसी से हो रहा है, डायबिटीज भी उसी का पार्ट है, देन हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरटेंशन, दीज आर ऑल इंटरलिंक्ड थिंग्स, देन इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा, ओबेसिटी, डिस्लिपिडीमिया, ऑल कंस्टेलेशन ऑफ सेम थिंग। तो आपके सबके लिए आपको कैलोरीज ज्यादा बर्न आउट करनी है और आपको मिनिमाइज करना है अपना खाना, जितना मिनिमाइज कर सको, जंक फूड्स को, स्वीटनर्स को, फ्राइड, आजकल हाइड्रोजनेटेड जो लिखा होता है वर्ड, जहाँ ट्रांस फैट्स होता है, ट्राई टू मिनिमाइज दैट, जितना मिनिमाइज कर जितना सकें। मिनिमाइज कर। बहुत बहुत शुक्रिया।